कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों ने किया था। इसी कारण इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स वर्दीमर ने अपनी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऑफ द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट में 1912 में किया था, जिसमें उनके सहयोगी वुल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका भी थे। इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या अंतर्दृष्टि या इंसाइट के द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का नए ढंग से प्रत्यक्षण कर संगठित करने का प्रयत्न करता है ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो सके। जब वह परिस्थिति के भिन्न भिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझा जाता है तो उसमें अचानक सूझ या इंसाइट उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। अतः सूझ अचानक होती है और इसके लिए अभ्यास या प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सूझ जो सिद्धांत है उसमें द होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द पार्ट्स, यानी कि पूर्ण अंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इस बात पर अधिक बल दिया है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। इसका आंग्ल भाषा में समानार्थी शब्द न मिलने के कारण इसे इसी रूप में स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत पूर्ण से अंश की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म यानी मैक्रो से माइक्रो का प्रतिपादन करता है। गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि बुद्धिमान प्राणी किसी समस्या के उत्पन्न होने पर तुरंत अनुक्रिया नहीं करता है, बल्कि उस समस्या को समझने का प्रयास करता है और जैसे ही अचानक उस समस्या की सूझ उस प्राणी के मस्तिष्क में आती है वह क्रियाशील हो जाता है। अतः ये कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर, प्रयास और सफल स्ट्राइव एंड सक्सीड के सिद्धांतों का खंडन किया है। हमने पहले के वीडियोस में देखा पावलोवियन सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत, जिसमें कि प्रयास और त्रुटि पर बल दिया गया था, उसका खंडन ये वाला सिद्धांत करता है। व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात वह परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में सूझ द्वारा सीखने का तात्पर्य परिस्थिति को पूर्णतया समझकर सीखना है। ये वाला सिद्धांत ये भी बताता है कि सीखना व अनुभव से सीखना दोनों बच्चों द्वारा अपनाया गया अधिगम है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें बालक पहली बार अपने आप सीख लेता है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत विवेकशील तथा चिंतनशील बालकों के अधिगम पर बल देता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में की है। गेस्टाल्ट, जैसे कि हमने पहले देखा, कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्रता अथवा पूर्णता है। एंडरसन के अनुसार अंतर्दृष्टि से तात्पर्य समस्या के हल को यकायक प्राप्त कर लेने से है, जिसमें कि आहा अनुभव प्राप्त होता है, ये हमने पहले देखा। अर्थात अधिगमकर्ता प्रत्यक्षीकरण और विचारों को संगठित करके किसी समस्या का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करता है। आइए अब हम देखें कि कोहलर ने कुछ प्रयोग किए थे। सूझ सिद्धांत कोहलर द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। कोहलर ने कई तरह के पशुओं जैसे वनमानुष, बंदर, मुर्गी तथा कुत्ते पर प्रयोग किए हैं, परंतु उनके द्वारा 1913 से 1918 के बीच कैनारी द्वीप में सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित हो गया है। कोहलर के सबसे बुद्धिमान वनमानुष का नाम सुल्तान था। उनके द्वारा सुल्तान पर किए गए दो प्रयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला प्रयोग बक्स समस्या का प्रयोग है और दूसरा छड़ी समस्या का प्रयोग। तो पहले हम देखते हैं बक्स समस्या का प्रयोग। कोहलर ने 6 वनमानुषों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे की छत में उसने केले के गुच्छों को लटका दिया।
समस्त वनमानुष केलों को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, परंतु सभी असफल हुए। उनमें से एक सुल्तान नाम का वनमानुष था। उसने देखा कि कमरे में एक बक्सा रखा है। वह इधर उधर घूमने के पश्चात बॉक्स के पास पहुंचा और उसके बाद उसने बॉक्स को पकड़कर खींचा और उसने केले के नीचे उस बॉक्स को घसीटकर ले आया। बॉक्स के ऊपर खड़े होकर केले के गुच्छे को उतारकर खा लिया। सुल्तान की इस प्रकार केलों को प्राप्त करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें अन्य वनमानुष की अपेक्षा अधिक सूझ थी। सुल्तान द्वारा कमरे में बॉक्स को देखना, समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन तथा बॉक्स का प्रयोग करना सुल्तान की अंतर्दृष्टि व सूझबूझ का परिणाम है। द्वितीय प्रयोग, कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान नामक चिंपांजी को बंद कर दिया। पिंजरे में 2 छड़ें इस प्रकार रखी गईं कि उन्हें एक दूसरे में फंसाकर लंबा बनाया जा सकता था और पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए थे। चिंपांजी केलों तक नहीं पहुंच सकता था। केलों को देखकर चिंपांजी उन्हें लेने का प्रयास करने लगा, किंतु बिना छड़ी की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। एकाएक चिंपांजी की दृष्टि छड़ों पर गई और उसने केलों और छड़ी के मध्य संबंध स्थापित कर लिया। उसने छड़ों को उठाया, अचानक दोनों को एक दूसरे में फंसाया और उन्हें लंबा कर लिया तथा उन छड़ों की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहलर ने अपने प्रयोग में निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है। उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। संक्षिप्त में क्षेत्र का प्रत्यक्षीकरण होना तथा क्षेत्र का पुनर्गठन करना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। इस प्रकार से चिंपांजियों ने परिस्थिति को अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया। परिस्थिति में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा की। अंत में समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल उसके मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया। हम देखते हैं कि कोहलर के सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कौन कौन से पद हो सकते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि का सिद्धांत 5 संप्रत्ययों या पदों पर कार्य करता है। पहला लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, चौथा संगठन और 5वां पुनर्संगठन। इस प्रयोग में जो सुल्तान नामक चिंपांजी के साथ प्रयोग किया गया, उसमें हमने देखा कि सुल्तान के लिए लक्ष्य केले था। वह उन्हें प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसके सामने बाधा थी कि वह एक पिंजरे के अंदर बंद था। उसके कारण वो भूखा होने के बावजूद भी उन केलों को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। उसके सामने समस्या थी कि वो केलों को कैसे प्राप्त करे, अतः उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके सामने बाधा के कारण तनाव उत्पन्न हुआ। काफ़ी कोशिशों के पश्चात सोच विचार करके उसने यह पाया कि बक्स को रख करके या छड़ियों को जोड़ करके किस प्रकार से केलों को प्राप्त कर सकता है, और उसे सूझ जो उत्पन्न हुई उसे हम संगठन कहेंगे। इस संगठन के द्वारा उसने इंसाइट उसे जो प्राप्त हुआ। इस तरह की समस्याओं को प्राणी अन्य किसी समस्याओं में भी उपयोग कर सकता है। इस प्रोसेस को या इस पद को पुनर्संगठन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। इस सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। कुछ का वर्णन यहाँ पर कर देते हैं। सीखने की प्रक्रिया सूझ पर आधारित होती है, जो एक प्रकार का आहा अनुभव है। सूझ व्यक्ति में अचानक उस समय होती है जब वह लक्ष्य पर पहुँचने के उपायों के बीच के प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संबंधों को ठीक ढंग से समझ लेता है। चूँकि सूझ अचानक होती है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया भी अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार अचानक होती है। सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्यात्मक परिस्थिति है उसका ठीक ढंग से वह निरीक्षण करें। कोहलर तथा कोफका का विचार था कि समस्यात्मक परिस्थिति को ऐसा होना चाहिए कि उसका सभी भाग या अंश प्राणी के सामने हो, ताकि संपूर्ण समस्या का प्रत्यक्षण या परसेप्शन वह कर सके तथा उसे समझ सके। यदि समस्या का कोई भी हिस्सा या अंश छिपा रहता है तो वैसी परिस्थिति में प्राणी में सीखना सूझ से न होकर प्रयत्न एवं भूल से होगा। निर्देशित ध्यान तथा अन्वेषणात्मक व्यवहार
सूझ द्वारा सीखने में व्यक्ति का ध्यान समस्यात्मक परिस्थिति के भिन्न भिन्न हिस्सों पर निर्देशित करता है। व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार एक के बाद एक परंतु सोच समझकर करता है। वनमानुष द्वारा केला प्राप्त करने के लिए पिंजरे में से हाथ बढ़ाना, पैर बढ़ाना, फिर छड़ी बढ़ाना आदि कुछ अन्वेषणात्मक व्यवहार के उदाहरण हैं। सूझ उत्पन्न होने के बाद प्राणी यह समझ जाता है कि इनमें सभी व्यवहार अर्थपूर्ण नहीं थे। अगला, निष्क्रियता की अवस्था, जब प्राणी समस्या का समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का अन्वेषणात्मक व्यवहार करता है और फिर उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है, तब वह थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है और निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है। इस तरह उसमें शिथिलता आ जाती है। जैसे जब वनमानुष उछल कूदकर छत से लटकते केले को प्राप्त नहीं कर सका तो थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ गया था। अगला पॉइंट है सूझ का अचानक आगमन। कोहलर का कहना है कि जब प्राणी समस्या का समाधान करने के प्रयास में शिथिल एवं निष्क्रिय हो जाता है तो फिर कुछ समय के बाद अचानक उसमें सूझ अपने आप उत्पन्न हो जाती है और समस्या का समाधान वह कर लेता है। सूझ उत्पन्न होने से व्यक्ति में लक्ष्य तथा उपाय के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देने लगता है। खेल खेल में जब दोनों छड़ी आपस में जुड़कर बड़ी हो जाती हैं तो वनमानुष उल्लास के साथ उस जुड़ी हुई छड़ी के सहारे केले की ओर दौड़ पड़ता है और उसे प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूझपूर्ण सीखने की जांच या स्थानांतरण। कोहलर का विचार था कि प्राणी ने किसी समस्या का समाधान करना सूझ द्वारा सीखा है या नहीं, इसकी जांच स्थानांतरण या ट्रांसफ़र द्वारा आसानी से की जा सकती है। अगर उसने सूझ द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण होगा, परंतु अगर प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखा है तो उसमें स्थानांतरण का गुण नहीं होगा। कोहलर ने अनेक ऐसे परीक्षण किए जिनमें वनमानुष स्थानांतरण का गुण दिखलाते पाए गए। सुल्तान ने जब बक्सों को एक दूसरे पर रखकर केले को प्राप्त कर लेना सीख लिया तो सुल्तान को दूसरी समस्या में टेबल या सीढ़ी के साथ एक कमरे में छोड़ा गया। उसमें यह देखा गया कि इस परिस्थिति में भी सुल्तान ने केलों को प्राप्त कर लिया था, अर्थात पहले प्रयोग द्वारा सीखे गए सूझ का उसने स्थानांतरण करके दूसरी समस्या का भी हल निकाल लिया। इस तरह आप स्लाइड में देखेंगे कि इनको पॉइंट्स में लिखा गया है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है सूझ पर प्रभाव डालने वाले कारक। पहला, प्रत्यक्षीकरण। अंतर्दृष्टि का आधार प्रत्यक्षीकरण है। यदि समस्या का ठीक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा तो अंतर्दृष्टि का विकास संभव नहीं है। दूसरा, बुद्धि। बुद्धि भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि अधिक क्रियाशील होती है और निम्न बौद्धिक स्तर वाले जीवों में अंतर्दृष्टि कम क्रियाशील रहती है। समस्या की रचना। समस्या की रचना भी अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। अव्यवस्थित तथा जटिल रचना वाले विषय वस्तु में प्रत्यक्षीकरण में व्यवधान पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव का अंतर्दृष्टि के विकास में योगदान है। अनुभवी व्यक्ति अंतर्दृष्टि द्वारा समस्या का हल शीघ्र ढूंढ लेता है। अब हम देखेंगे अंतर्दृष्टि व सूझ के सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग। बालकों के सामने पूरी समस्या को एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए। गणित विद्यार्थियों द्वारा उपयोगी समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसी सिद्धांत पर आधारित है। अंक गणित और रेखा गणित की समस्याओं के हल में भी यह सिद्धांत अपनी उपयोगिता रखता है। जब कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जाए अथवा उसे सीखने के लिए कहा जाए तब उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फूलदार पौधे के भाग अथवा फूल के विभिन्न भागों का ज्ञान कराते समय अध्यापक को प्रारंभ में भागों का अलग अलग रूप से ज्ञान नहीं कराना चाहिए, बल्कि पौधे अथवा फूल को अपने समग्र रूप में प्रस्तुत कर उसकी संपूर्णता से परिचित कराकर ही भागों का अलग अलग रूप से विश्लेषण करना चाहिए। बालकों को सिखाने से पहले उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए तथा बालकों को सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण कर लेना चाहिए। किसी भी कार्य को सिखाने से पहले उससे होने वाले लाभों व उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान आवश्यक है।
साथ ही अभिप्रेरणाओं को पूरा स्थान देने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। बच्चों में सीखने की इच्छा तथा रुचि पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, इस बात के लिए पूरे प्रयत्न करते रहना चाहिए। अध्यापक द्वारा सीखने से पहले बालकों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर देनी चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर सूझ उत्पन्न हो सके। विद्यालय में कार्य, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण संबंधी गतिविधियां बालकों के सूझ के अनुसार ही होना चाहिए। अध्यापकों को छात्र की पूर्व अनुभवों को संगठन कर उन पर ध्यान दे करके किसी विषय वस्तु को समझाना चाहिए। शिक्षक को सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के आधार पर सरल, ठोस और छोटी छोटी इकाइयों के रूप में अपने छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री पेश करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण तथा पाठ्यक्रम के संगठन में गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का पालन अवश्य होना चाहिए। किसी भी विषय को बिखरे हुए प्रकरणों अथवा तथ्यों का संग्रह मात्र ही नहीं बनाया जाना चाहिए। सारा विषय एक इकाई के समान प्रतीत हो, ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं से युक्त पाठ्यक्रम में पर्याप्त संगठन और एकता के तत्व दिखाई देने चाहिए। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के द्वारा बालकों में चिंतन, मनन, स्वाध्याय, कल्पनाशीलता, तार्किकता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्य के लिए उपयोगी है। यह रटने जैसी क्रिया का खंडन करता है। गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों को संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखने से छात्र की मानसिक शक्तियों एवं क्षमताओं का विकास होता है। तुलना करना, तर्क करना आदि मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत अनुसंधान विधि तथा खोज विधि पर आधारित है। यह सिद्धांत सीखने में रटने के सिद्धांत अथवा आदत बनाकर सीखने के सिद्धांत का विरोध करता है। यह समस्या समाधान विधि का आग्रह करता है। बालक अपने आप से समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है और वो इसके द्वारा विभिन्न अन्वेषणात्मक प्रयोग करता है। इस तरह से उसका जो सीखा हुआ ज्ञान है वह स्थायी भी होता है और उच्च कोटि का भी होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में विशेष रूप से सहयोगी है। यह सिद्धांत व्याकरण शिक्षा में विशेष रूप से उपयोगी है तथा यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक पद्धति पर आधारित है, अर्थात छात्र स्वयं खोज के मार्ग पर अग्रसर रहता है। छात्र किसी नवीन परिस्थिति समायोजन करने तथा समस्या को सुलझाने में अंतर्दृष्टि से काम लेता है। इस प्रकार रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने अथवा दूसरे के बनाए रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर ज्ञान की स्वयं खोज करने पर इस सिद्धांत ने बल दिया तथा इस प्रकार के विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया। रटने पर जोर देने वाली अथवा मानसिक शक्तियों का प्रयोग न कर गत्यात्मक क्रियाओं पर आधारित विधियों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विधियों जैसे खोज विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि आदि को जन्म देने का श्रेय इस सूझ सिद्धांत को ही है। अंत में हम देखते हैं कि इस अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है, उसके बारे में भी हम ध्यान दे दें। सूझ का सिद्धांत व्यावहारिक शिक्षण में अत्यंत उपयोगी है, किंतु इसकी कुछ कमियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, अभ्यास के प्रभाव की उपेक्षा। इस सिद्धांत की यह सबसे बड़ी कमी है कि अभ्यास के प्रभाव की उपेक्षा करता है तथा केवल तर्क, सूझ, तुलना आदि को ही महत्व देता है, जबकि सीखने में अभ्यास तथा अनुभूति, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का भी स्थान होता है। छोटे छोटे शिशुओं में सीखने में सूझ का कोई खास महत्व नहीं होता है। प्रायः वे विषय को रटकर एवं अभ्यास करके ही सीखते हैं। दूसरा, अंतर्दृष्टि को यकायक मानना। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डंकर 1945 का मानना है कि सूझ क्रिया अचानक में न होकर क्रमिक होती है तथा इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। जटिल कार्यों में ज़्यादा तथा सरल कार्यों में यह कम होती है।